Hi everyone, I am here to give you some ideas about the working of CT scan machine and its protocols. As we can see in hospitals, हमने ये हॉस्पिटल में जरूर देखा होगा इस तरीके का एक मेंदू बड़ा टाइप का एक मशीन होता है। यहाँ पे मेंदू बड़ा नहीं बनते, ये सीटी स्कैन मशीन है जिसको हम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन मशीन भी कहते हैं। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म यही है। और ये बेसिकली करता क्या है, ये कोई भी पेशेंट को स्कैन करके उसके स्कैनिंग इमेज को कंप्यूटर के मदद से हमको दिखाता है, इसीलिए इसको हम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन मशीन भी कहते हैं। तो हमने ये देखा होगा कि कुछ इस तरह से टेक्नीशियन होता है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि इसी मशीन से इनके बॉडी को स्कैन करके कुछ ही टाइम के बाद हमको एक इस तरीके सा एक इमेज देते हैं, एक रिपोर्ट हमको देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ब्रेन के बहुत सारे इमेजेस लिए गए हैं। इनको हम क्रॉस सेक्शनल इमेज कहते हैं। यहाँ पे जो भी इमेज हमको मिले हैं, ये हमारे ब्रेन के क्रॉस सेक्शनल इमेज है। और इसको कैसे लिए गए हैं, मान लो मेरे पास एक अंडा है और इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो अगर ऊपर से दिखूंगा देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा ना, मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा नजर आएगा इसका। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक क्रॉस सेक्शनल इमेज, ऊपर से एक इमेज लिया, फिर इसको एक और स्लाइस से काट दिया, थोड़े डेप्थ से काट लिया इसको, फिर यहाँ पे जैसा दिखा उसका एक इमेज लिया, फिर यहाँ से काट लिया, काटने के बाद यहाँ पे जो मिला मुझे इमेज वो फिर से मैंने लिया। तो इसको हम स्लाइस कहते हैं। और जो इमेज बनता है ये सब उसी के इमेज ही है। तो ये इसी तरीके से सिटी स्कैन जो होता है वो इमेज लेता है, पहले हमारे ब्रेन के अपर पार्ट का लेता है, फिर थोड़ा सा स्लाइड अंदर जाके डेप्थ में जाके फिर दूसरा वाला लेता है, फिर तीसरा वाला लेता है, फिर चौथा वाला लेता है, फिर पांचवा, ऐसे करके बहुत सारी इमेजेस सिटी स्कैन मशीन लेता है। तो जो सिटी स्कैन मशीन का यूज है वो क्या होता है, सिटी स्कैन मशीन आर used to diagnose, monitor a wide range conditions by creating detailed cross sectional image of a बॉडी का क्रॉस सेक्शनल इमेज वो बनाता है। और वो कैसे बनता है क्रॉस सेक्शनल इमेज, उसके बेसिक प्रिंसिपल से हमको पता चलता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए सिटी स्कैन इन्वॉल्व्स यूजिंग ए रोटेटिंग एक्सरे सोर्स। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक रोटेटिंग एक्सरे सोर्स होता है सिटी स्कैन मशीन के अंदर, एंड एक डिटेक्टर भी होता है to send the X-ray beams through the body at multiple angles, detecting the transmitted X-rays to measure tissue density। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन है, इसी मशीन के अंदर एक डिटेक्टर भी होता है, एक एक्सरे सोर्स भी होता है। एक एक्सरे सोर्स, एक डिटेक्टर होता है। वो एक्सरे सोर्स क्या करता है, वो हमारे बॉडी के चारों तरफ घूमता है और घूम घूम कर वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बॉडी का जो इमेज होता है उसको लेता है। किसका इमेज लेता है, टिश्यू डेंसिटीज को मेजर करता है। वो टिश्यू क्या क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ वो दिखाता है। फिर जो डाटा निकलता है उस डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगा के, डिफरेंट डिफरेंट मैनिपुलेशन टेक्निक लगा के। फिर उसमें इमेज प्रोड्यूस होता है। किस किस के इमेज प्रोड्यूस होता है, बोन्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी इमेज प्रोड्यूस होता है। तो इससे हम इस तरीके से इजीली समझ पाएंगे अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें। तो ये है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हम आसानी से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि ये एक एक्सरे ट्यूब है। यहाँ पे एक एक्सरे ट्यूब का हमको दिख रहा है और वो एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकल रहे हैं, और उन्हीं एक्सरेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हमने एक कोलीमीटर को लगाया हुआ है इधर। वो कोलीमीटर के थ्रू जब एक्सरे ट्यूब आते हैं तो नीचे जो डेटा मेजरमेंट जो सिस्टम होता है, यहाँ पे उसी डेटा को लिया जाता है। एक्सरे ट्यूब को चलाने के लिए हमारे पास एक हाई वोल्टेज जनरेटर भी होता है, और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम भी होता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम उसी के अंदर सिटी स्कैन मशीन के अंदर घूमता रहता है, और घूम घूम के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर पेशेंट की बॉडी के जो इमेज है उसको लेता है। और यहाँ पे इसी के सेंटर पे
ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेशेंट होता है, और ये एक्सरे का ट्यूब और ये डेटा मेजरमेंट सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम इसके चारों तरफ घूमता रहता है, और घूम घूम के वो क्या करता है, इमेज को लेता है. नाउ वी कैन सी इन दिस slide, there is a x-ray tube is here, there is a x-ray tube is here, and there is a patient here, and x-ray tube is giving x-rays, and here the first projection is taken. यहाँ पे हमको फर्स्ट प्रोजेक्शन मिल गया. फिर एक्सरे ट्यूब क्या करेगा, थोड़ा सा घूम के दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा ताकि दूसरा प्रोजेक्शन लिया जा सके. फिर तीसरे, फिर चौथे पे आ जाएगा. ऐसे ऐसे करके ये एक्सरे ट्यूब पूरे के पूरे सिस्टम के चारों तरफ घूमेगा और अलग अलग एंगल से बॉडी की जो प्रोजेक्शन है उसको लेगा, और फिर बाद में उन्हीं चीजों को हम कंबाइन करके असेंबल करके एक 3D इमेज को बनाएंगे. क्या ये जरूरी होता है कि हम एक्सरे ट्यूब जो होता है या फिर जो एक्सरे का सोर्स होता है वो पेशेंट के चारों तरफ घूमे? हाँ, ये जरूरी होता है, और इसको मैं आसानी से समझा सकता हूँ आपको. ये देखिए, ये वाले स्लाइड में क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पर एक एक्सरे सोर्स है मान लो, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है. जब ये एक्सरे सोर्स इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही हिस्सा मुझे दिखता है, बाकी ये वाला तरफ का हिस्सा मुझे कुछ नहीं दिख रहा. ये कैसा है, कौन सा है, किस शेप का है, मुझे नहीं पता. अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूं और इस तरफ ले आऊं, मान लो यहाँ पे आ गया, तो मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा नजर आया, बाकी ये पीछे वाला हिस्सा मुझे नजर नहीं आ रहा. मतलब रोटेट करने के बाद जो इमेजेस मुझे मिलेंगे, उसी इमेजेस को जोड़ जोड़ कर मैं एक पूरा का पूरा इमेज बना सकता हूँ. ठीक है. और ऊपर से और एक चीज भी फैक्टर बहुत जरूरी होता है कि जब ये जो एक्सरे सोर्स घूमता है तो ये किस आरपीएम पे घूमता है वो भी जरूरी होता है. तो अलग अलग एंगल से, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, अलग अलग एंगल से जब मैंने पिक्चर्स लिए, सबको असेंबल किया जा सकता है और अलग अलग आरपीएम में घुमाकर हम इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, एक 3D इमेज बना सकते हैं. इसको आसानी से और आसानी से समझने के लिए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको. देखिए, यहाँ पर वही एक्सरे सोर्स है और यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट है. तो अब क्या करते हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ. एक मिनट. ठीक है. यहाँ पे देखिए, ये सोर्स क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम घूम के उसका इमेज ले रहा है. अभी अगर मैं इसके आरपीएम को इंक्रीज करवा दूं तो क्या होगा? तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आरपीएम को इंक्रीज करने पर हमारे चारों तरफ ही, मतलब ऑब्जेक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको दिख गया है. तो इसी तरीके से जो सीटी स्कैन मशीन के अंदर जो एक्सरे मशीन होता है वो भी चारों तरफ घूम के हमको कंप्लीट स्ट्रक्चर बताता है. तो इमेज प्रोसेसिंग उसमें कैसे होता है? जो भी डेटा हमको मिल गया, जो डिटेक्टर हमने लगाया हुआ है उसमें से जो डेटा हमको मिला, उसी डेटा को वो क्या करेगा, एक कंप्यूटर को भेज देगा, और वो कंप्यूटर क्या करेगा, बिट्स और बाइट्स में वो डेटा को कन्वर्ट करेगा. The data can be manipulated using the mathematical algorithm. जितने भी सारे डेटा जो डिटेक्टर भेजेगा कंप्यूटर को, वो डेटा को मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को यूज करके हम बिट्स बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट इमेज टाइप में भी कन्वर्ट करेंगे. और ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स है, इसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. इसमें कौन से डेटा बहुत जरूरी होता है? जो ओरिजिनल डेटा होते हैं वो फोटन इंटेंसिटी के होते हैं एंड ऑब्जेक्ट डेंसिटी के होते हैं. ये फोटन इंटेंसिटी या फिर ऑब्जेक्ट इंटेंसिटी, इसका क्या मतलब है? मान लो यहाँ से जो बीम्स आ रहे थे और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, जब ये बीम, इसी ऑब्जेक्ट, ये एक्सरे जब ये ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो एक्सरे में जो फोटॉन्स होते हैं वो कुछ अपनी एनर्जी लॉस कर जाएंगे, उसके कुछ एनर्जी कम हो जाएंगे.
तो कम होने से क्या होगा, फोटोन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फोटोन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और फोटोन की इंटेंसिटी जिस हिसाब से कम होगी उस हिसाब से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स है, फोटोन इंटेंसिटी और ऑब्जेक्ट डेंसिटी, इन दोनों को ही हम बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे और उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। और इमेज कहाँ पे आएगा, इमेज आएगा हमारे एक स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, बहुत सारे पिक्सल से बना होता है। हमने सुना होगा 360 पिक्सल, 240 मेगा पिक्सल्स, 240 पिक्सल्स, या फिर HD स्क्रीन 1920, ऐसा कुछ हमने सुना होगा, बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। तो स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं, ये जो इमेज बनेगा उन इमेज को वो बताएंगे, दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, जो भी ईच पिक्सल्स, स्क्रीन के जो ईच पिक्सल्स होते हैं रिप्रेजेंट ए वॉक्सल। वॉक्सल का मतलब 3D यूनिट की तरह काम करेंगे वो क्या करेंगे, असाइंड ए नंबर बेस्ड ऑन फोटन एनर्जी। फोटन एनर्जी या इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं, उसके हिसाब से उनको असाइन किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट डेंसिटी के हिसाब से। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसिटी या फिर फोटोन इंटेंसिटी ये दोनों पता चल गए, तो हमको इमेज प्रोसेसिंग करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको बिट बाइट्स में कन्वर्ट कर दिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर लिया, हमको फोटोन एनर्जी पता चल गई, ऑब्जेक्ट डेंसिटी पता चल गई। अब इमेज प्रोसेसिंग को मैथमेटिकली दिखाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा चीज है, जो सीटी डिटेक्टर होता है, टिश्यू डेंसिटी को मेजर करता है फोटन अटेन्यूएशन की मदद से। अभी मैंने कहा जब फोटन्स इंटरैक्ट विद द बॉडी, देन इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट अटेन्यूएशन में लॉस ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू पिक्सल ब्राइटनेस में कन्वर्ट होता है। वो जो अटेन्यूएट होता है, वो जो लॉस होता है, उसको हम हाउंसफील्ड यूनिट से मेजर करते हैं। जो फोटन टिश्यू के साथ इंटरेक्ट किया, उस एनर्जी लॉस किया, तो उस एनर्जी लॉस को पिक्सल ब्राइटनेस में कन्वर्ट करने के लिए हमको हाउंसफील्ड यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो हाउंसफील्ड यूनिट है उसकी जो रेंज है वो -1024 से लेकर +3071 हाउंसफील्ड यूनिट तक है, हाउंसफील्ड यूनिट तक है। वाटर के लिए हमने इसको 0 HU ले लिया, और एयर के लिए -1000 HU ले लिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कोई भी पिक्सल के लिए उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो इसी HU के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से हमको पता चल पाएगा। जैसे कि HU इक्वल्स टू 1000 इंटू टिश्यू इंटू म्यू। टिश्यू का जो म्यू होता है, म्यू का मतलब होता है लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। कोई भी टिश्यू का लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होता है। फिर वाटर का म्यू, वाटर का म्यू का मतलब लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट्स, देन डिवाइडेड बाय वाटर का म्यू, यही होता है। अगेन, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, यहां तक तो हमने समझ लिया कि कैसे कैसे हो रहा है इमेज प्रोसेसिंग, कैसे हो रहा है, इमेज को प्रोसेस करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला इधर लग रहा है। तो ये सब इमेज बन गया। अब इमेज बनने के बाद हम सबको ये भी मिल गया, इमेज मिल गया हमको, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया, समझा भी दिया, सब कुछ कर लिया। पर इतना सब कुछ होने के लिए कुछ कायदे कानून भी होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, तो मशीन क्या करता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है वो, पहला होता है स्कैन पैरामीटर्स। क्या क्या स्कैन पैरामीटर्स होता है, स्कैनिंग के वक्त कौन से पैरामीटर को टेक्नीशियंस फॉलो करता है। जैसे कि हो गया ये एक्सरे मशीन्स का वोल्टेज हो गया, कितने वोल्टेज से एक्सरे मशीन्स को हमको चलाना पड़ेगा। जितने ज्यादा वोल्टेज चलाएंगे, एक्सरे जो पैदा होगा एक्सरे ट्यूब से, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हमको यूज करना पड़ता है। रोटेशन स्पीड को भी देखना पड़ता है, वो कितने RPM के साथ वो पेशेंट के चारों तरफ घूमेगा, उसको भी देखना पड़ता है। तो ये सब स्कैन पैरामीटर्स के अंडर ही आते हैं। देन आता है कॉन्ट्रास्ट प्रोटोकॉल्स।
कॉन्ट्रास्ट प्रोटोकॉल का क्या मतलब हो गया? कॉन्ट्रास्ट प्रोटोकॉल ये है, अ, हम जब फोन से खींची गई पिक्चर को जब एडिट करते हैं तो उसमें से कॉन्ट्रास्ट का जो ऑप्शन आता है ना, वो यही है कि हमने कौन पिक्चर लिया, उसको कितने कॉन्ट्रास्ट से क्या बनाएंगे, उसको कितना इंटेंसिटी उसको प्रोवाइड करना है, पिक्सल में कितना ब्राइटनेस डालना है, कितना डार्कनेस डालना है, कौन से फिल्टर्स को यूज करना है, ये सब ये कॉन्ट्रास्ट प्रोटोकॉल ही तुम्हें बताएगा, हमको बता सकता है ये वाला। पेशेंट डेमोग्राफिक क्या होता है? पेशेंट डेमोग्राफिक का मतलब ये पेशेंट के बारे में बताए, क्या क्या पेशेंट के बारे में बताएगा। पेशेंट की एज क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी वेट क्या है। कुछ स्पेशलाइज्ड गाइडलाइंस भी होते हैं किन के लिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए होते हैं। तो सीटी स्कैन्स के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स या बहुत सारे कायदे कानून प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। कुछ एनाटॉमिकल फोकसेस भी होते हैं। मतलब एनाटॉमिकल फोकस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलोड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि ब्रेन के लिए अलग हो गया, जैसे कि हम देख सकते हैं इधर ब्रेन के लिए, हेड स्कैन के लिए अलग हो गया, एब्डोमिनल स्कैन के लिए अलग हो गया। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो टेक्नीशियन को अच्छे से पता होता है। फिर सीटी स्कैन जब इमेज को प्रोसेस करता है तो कौन सी चीज़ों को फॉलो करता है। सीटी स्कैन इमेज के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले होता है रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, दूसरा होता है स्लाइस थिकनेस कंट्रोल, तीसरा होता है मल्टी प्लानर रिफॉर्मेट्स, चौथा होता है 3D रेंडरिंग, देन कुछ आर्टिफैक्ट रिडक्शंस होते हैं। ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें, ये दीज आर द बेसिक्स थिंग्स। क्या होता है जब हम बोलते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। जब सीटी स्कैन मशीन इमेज तैयार करता है, जो कंप्यूटर तैयार रहता है उसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। तो क्या क्या एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में? बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, उसमें से जो एल्गोरिदम्स है वो है सॉफ्ट टिश्यू एल्गोरिदम्स। पहली बात तो ये है कि सॉफ्ट टिश्यू एल्गोरिदम क्या मतलब, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी तरीके के टिश्यूज हैं, जितने भी तरीके की चीजें हैं, उन सब के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स फॉलो होते हैं। जैसे कि स्मूथ इमेज फॉर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए कैसे इमेज तैयार करना है, क्या क्या बनाना है। फिर बोन एल्गोरिदम, बोन और टिश्यू दोनों अलग चीजें होती है, तो इसके लिए बोन एल्गोरिदम भी बनता है। फिर लंग्स एल्गोरिदम भी बनता है। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के लिए, ब्रेन के लिए भी अलग एल्गोरिदम रहता है। तो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग एल्गोरिदम बनते हैं, जो कि रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम का एक हिस्सा होता है। देन अगेन स्लाइस थिकनेस, अभी आपको बताया कि एक अंडा था, उसको मैंने इस तरीके से काट दिया, तो ये जो स्लाइस बने ना, ये स्लाइस थिकनेस होते हैं। सिटी स्कैन ऐसे ही काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस बना के ही काम करता है। तो कौन से स्लाइस कितने, वो टेक्नीशियन ही डिसाइड करता है कि कितने कितने थिकनेसेस पर कितने कितने स्लाइसेस, कितने कितने पिक्चर्स लेने हैं, तो स्लाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शंस। मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शंस reformats axial image into coronals, into कोरोनल, सैगिटल और ओब्लिक्यू प्लेन्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्मेट्स एक्सियल इमेज हमने बनाया है वो कोरोनल है, सैगिटल है, ओब्लिक्यूली काम करता है, या कैसे पिक्चर हमने लिया है, एक्सियल इमेज के लिए बनाया है, या फिर सिक्वेंशियल इमेज के लिए बनाया है, या फिर स्पाइरल इमेज बनाया है। 3D रेंडरिंग टेक्निक क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, जो वेसल्स को हाईलाइट करने के लिए होते हैं, क्रिएट्स 3D मॉडल बनाते हैं ये सब। तो ये 3D मॉडल्स बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। वॉल्यूम रेंडरिंग क्या होता है? वॉल्यूम रेंडरिंग टेक्निक क्या होता है? वो 3D मॉडल के लिए बनाने होते हैं। शेडेड सरफेस डिस्प्ले क्या होता है? शोज सरफेस काउंटर्स। हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन के पार्ट को कितने सरफेस, इसका कहाँ तक सरफेस दिखा गया गया है, वही ये सब चीजें बताता है। आर्टिफैक्ट्स रिडक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है? मोशन करेक्शंस होता है, मतलब कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए भी हमारे पास एक प्रोटोकॉल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जैसे कि मान लो पेशेंट
कि स्कैनिंग करते वक्त पेशेंट थोड़ा हिल जाता है, तो उसमें रीडिंग व पिक्चर स्कैनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। तो उसको हैंडल करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल्स रखा गया है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लो मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, मान लो गलती से टेक्नीशियन ने ज़्यादा इंटेंसिटी का एक्सरेज बीम छोड़ दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो ये सब छोटे छोटे गलतियों को सुधारने के लिए या फिर नॉइज को कैंसिल करने के लिए भी हमारे पास एक आरटी क्राफ्ट रिडक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यही है बेसिक्स प्रोटोकॉल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है पर ये बेसिक प्रोटोकॉल्स है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं मैंने जहाँ से लिए हैं सब कुछ या फिर पढ़ा है। तो बस यहीं तक था। थैंक यू।